नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और आने वाले नतीजों को लेकर सभी सियासी दलों की ये कहिए कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सियासी गलियां हो या फिर गली नुक्कड़, हर जगह चर्चा चुनावी नतीजों की है। हर बीतता सेकंड न सिर्फ उम्मीदवारों की बल्कि उनके समर्थकों की भी धड़कनों को बढ़ा रहा है। भले ही सभी दल अपनी अपनी जीत का दम क्यों ना भर रहे हो, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ का डर सबको सता रहा है। सूत्रों से खबर यह है कि महायुति और महाअघाड़ी दोनों ही गठबंधन के दल अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर सकते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर से लेकर होटल्स तक की बुकिंग हो चुकी है। सभी पार्टीज के संकट मोचक नेता एक्टिव हो चुके हैं, प्लान तैयार हो रहे हैं। चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद रहेगा, उनसे परिचय आपका कराएंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोके वालों का। मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। तो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सब कह रहे हैं कि आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्र सबको अपने अपनों की हो रही है, क्योंकि यही अपने जब धोखेबाज निकले तो पार्टियां बट गई, नेता अलग हो गए, सत्ता में कोई इधर से उधर पहुंचा तो कोई उधर से इधर। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, संजय द्विवेदी नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ में जल्दी होंगे और सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत। क्विक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी आपके पास आते हुए, सुना है कि आजकल होटल्स बुक हो गए हैं, हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग हो रही है, बाड़ाबंदी की तैयारी है, डर सबको लगता है। देखिए पूजा जी, ये इस तरह की अफवाहें फैलाना इनका काम है और निश्चित रूप से ये दर्शाता है कहीं न कहीं कि ये पहले भी हार मान चुके हैं ये महाविकास आघाड़ी के लोग, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल आया है या जो भी हमारा इंटरनल सर्वे है उस सब में यही दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन साथी एक 180 के करीब जो है हम यहाँ पे महाराष्ट्र में। लेकिन इस बार एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हैं आप क्या? क्योंकि पिछली बार जब एग्जिट पोल के इतर नतीजे आए थे तब आप लोगों ने कहा था कि देखिए एग्जिट पोल्स पर से तो भरोसा ही उठने लगा है, लेकिन आज क्योंकि वो एग्जिट पोल आपके फेवर में है तो आप उस पर एतबार करते हैं। पूजा जी, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से कि एग्जिट पोल ने जब जब वे नतीजे दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो गलत साबित हुए हैं वो कांग्रेस से संबंधित जो पार्टी जब भी रिजल्ट दिए हैं स्टेट्स जहां पे, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तभी गलत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के संदर्भ में ठीक है सर, एक बार क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी इसका जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि चलिए एग्जिट पोल के नतीजे पलटे भी हैं तो हमेशा पलटे के नतीजे इनके हक में रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ उठाकर देखिए, चाहे मध्य प्रदेश उठाकर देखिए, चाहे हाल ही में संपन्न हुआ हरियाणा का विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए। देखिए रत्नाकर जी को मैं बधाई दूंगी कि उन्होंने इतनी साफ गोई से इलेक्शन की फ्रॉड और मैनिपुलेशन को आपके चैनल पे कबूला है कि जब एग्जिट पोल्स के नतीजे इनके फेवर में नहीं रहते तो ये पोल्स के नतीजे अपने फेवर में कर लेते हैं। पूजा जी, जहां तक आपने हेलीकॉप्टर्स और होटल्स की बात की, देखिए हमें एग्जिट पोल पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे हरियाणा इलेक्शन हो, पर हमें भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए पे पूरा भरोसा है कि अगर उनके नंबर्स नहीं आए, जो कि नहीं आएंगे कल, और नहीं आए तो वो खोखे और धोखे की सरकार है, वो लोगों को मैनिपुलेट करेगी। वो दो पार्टियों को महाराष्ट्र में हार की पटकथा अभी से लिख रही हैं पूजा जी बैठकर यहाँ पे, फिर से वही काम करेगी। तो इस पे हमें उस पार्टी पे पूरा का पूरा भरोसा है, इसीलिए सारी बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी या इनके गठबंधन साथी ये हार की पटकथा जो है अभी से लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट तो इनके फेवर में आने वाला है नहीं, और जब ये हार जाएंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे, कभी ईवीएम पे क्लेम करेंगे तो कभी इलेक्शन कमीशन पे क्लेम करेंगे तो कभी प्रशासन पे क्लेम करेंगे। इसी तरह से
देखिए, confident महाराष्ट्र है, में पूजा पूरे जी, मैं एक चीज बता यकीन देना चाहता और हूँ पूरे कि विश्वास जब के जब साथ भी कहते वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं जल्दी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सुशील वकील जी इस वक्त हमारे साथ में है। सुशील जी, माफ कीजिएगा, हमेशा ये तो देखा गया कि जब जब वोट शेयर बढ़ा है, जब वोटिंग ज्यादा हुई है, तब तब वो हमेशा बीजेपी के हक में रहा है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी संभावना है, क्योंकि वोट शेयर में इस बार इजाफा हुआ है? कि पूजा जी, इसमें बात ये बड़ा कारण रहेगा कि इस बार जो ये अपना या बटेंगे तो कटेंगे वगैरह जो ये स्लोगन वगैरह हो गए, या जो है वोट जहाज वगैरह चीजें होगी, उससे वोट ये इस बार जो वोटिंग शेयर का थोड़ा बढ़ गया। और दूसरा चीज का ये पता निकलेगा क्योंकि इसके इस बार जो है या बहुत सारे जो लोग पिछले बार बीजेपी के हक में वोट डालने नहीं गए, इस बार वो वोट शेयर जो उसकी वजह से बढ़ गया, इसलिए बीजेपी को बिल्कुल फायदा मिलना है। अब यह रही बात इस चीज की, आप देख लीजिए इस बार प्रूव हो गया है हरियाणा के इलेक्शन के बाद कि ये जो एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल्स, उसमें बहुत अंतर है। एग्जिट पोल में पहले अनुमान लगाया जाता, लेकिन कल जब एग्जिट पोल हो जाएंगे, कब पोलिंग शुरू हो जाएगी, पूरा पता चलेगा कौन पार्टी आगे जा रही है, कौन ही आगे जा रही है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि जो अभी पहले ये नहीं होता था, जैसे एग्जिट पोल आते थे जिस पार्टी को वो फेवर कर या उनके हक में जाता था तो वो अरेंजमेंट्स करने शुरू कर देते थे और उनको फिक्र नहीं रहते थे कि हम अपने एमएलए को छुपा देंगे या उनको रिजॉर्ट में ले जाएंगे बाकी से। इस बार जो एग्जिट पोल्स हो गए, उसकी वजह से दोनों पार्टीज कॉन्फिडेंट है कि हम ही दोनों स्टेट में आ रहे हैं, झारखंड में भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। अभी तो महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो महाराष्ट्र में इस वजह से कारण से दोनों पार्टियां इस बार अपने एमएलए को बड़े यानी सुरक्षा रखना चाहते हैं, ताकि ये जो उधर उधर का जो ट्रेड है, होर्डिंग हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के एमएलए को अपनी ओर खींच रही है और ये लालच दे रही है, वो इस बार ना हो जाए इस बार। लेकिन ये जो है कि इस बार देखा गया झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी जो यह पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो गई, उसकी वजह से बीजेपी को डेफिनेटली फायदा मिलता है। पोलराइजेशन से, वोट पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा होगा। संजय द्विवेदी जी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल तो आप लोगों को नुकसान दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप लोग की सीटों में या फिर बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा मार्जिन है, बट फिर भी कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। देखिए पूजा जी, नोट के बदले वोट, ये तो इतिहास खराब कर दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे के उठ रहे तो अभी से शुरू नोट बांट रहे हैं। बताइए आप क्या मतलब, बताइए जो 50 खोके एकदम ओके थे, सही बात थी क्या? क्या 50 खोके एकदम ओके का उपयोग किया जा रहा है वोटरों खरीदने के लिए? अब मैं आपकी इस बात पे आता हूँ जो आपने बताया एग्जिट पोल जो बताया आपने। देखिए पूजा जी, ऐसा होता है, जो मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल होते हैं सही, ये सही लिए जाते हैं, लेकिन जो एक एक आदमी से जान के लेते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि अब वोट डालने गया या उसने सही बताया, तो जब ये संभावना होती है, इसलिए एग्जिट पोल जो आपके हैं वो हमेशा ऊपर नीचे हो जाते हैं कि वो वोट ही डालने ना गया हो या वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी नहीं है जहां उसका एग्जिट पोल उससे पूछा गया हो। तो ये चीजें इसलिए गड़बड़ हो जाती हैं। और मैं एक बात बता दूं कि महाविकास अघाड़ी का चुनाव जीतने के बहुत से कारण। पहला कारण तो यही कि इन्होंने नोट से वोट खरीदने की कोशिश की, और अभी तक तो छिपा छुपू था कि सब कुछ जान नहीं पा रहा था। इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशन वोट बांटे हैं, तो नोट वही बांटता है जिसे विश्वास नहीं होता है कि हम जीत जाएंगे, वही तो तैयारी करता है। ये आज इन्होंने जो भी नारे लगाए हों, लेकिन जो नारा मेन वहां पे था महंगाई बेरोजगारी का और पार्टियां तोड़ने का नारा, जो रोजगार का नारा, बाला साहब ठाकरे अगर होते यहाँ पे तो शायद इससे ज्यादा उद्धव ठाकरे से ज्यादा बाला साहब विरोध कर रहे होते, क्योंकि बाला साहब ने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और महाराष्ट्र के पार्टी की टूट का नुकसान आपको इस बार होगा कि नहीं? 2024 के चुनाव में तो आप लोग फायदे में रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जल्दी से इस पर रिएक्शन सर। क्यों नहीं हमें उसका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा हमको? कि जनता तो वही है। ठीक है रत्नाकर जी, चुनाव जिताया, इनकी जनता इनके साथ में है। 2024 के चुनाव में भी जनता ने आपको सबक सिखाया और ये कह रहे हैं कि इस बार भी जनता इनके हक में खड़ी होगी क्योंकि आप लोगों ने इनके साथ में छल किया। छल कौन किया? ये तो महाराष्ट्र की जनता ने इनको जवाब दिया है ना। इस बार चुनाव के नतीजे जब भी आ जाएंगे समझ में आ जाएगा। अरे रुकिए जरा, इतना मत बौखलाइए।
जनता जो है इनको पूरी तरह से विश्वास है कि ये जीत नहीं रहे, इसलिए देखा पूजा जी किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ईवीएम पे, प्रशासन पे, इलेक्शन कमीशन पे, सारे लोगों पे आरोप लगाएंगे यहाँ पर। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, एग्जिट पोल पे आ जाऊंगा पहले, कि आप देखिए 2024 के नतीजे में सारे एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जिता रही थी, एक दो को छोड़ करके। नतीजे वही आए, थोड़ा कम या ज्यादा, वही वस्तु स्थिति इस बार भी बनी हुई है। सारे एग्जिट पोल महायुति को जिताते हुए दिखा रही है, थोड़ा कम या ज्यादा। पिछली बार तो आपके साथ आपके भागीदार दूसरे थे, इस बार आपके भागीदार हैं तो वही, लेकिन बस बट गए हैं। पिछली बार शिवसेना के साथ आपने चुनाव लड़ा, इस बार भी शिवसेना, लेकिन शिवसेना का ही दो भाग हो गए। रत्नाकर जी, अभी हिंदू हृदय सम्राट से जनाब बाला साहब ठाकरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी बटेगी और इनको सबक सिखाएगी यहाँ महाराष्ट्र की जनता कि किस तरह से परिपाटी लेकर के ये चल रहे थे। और आज ये जनाब बाला साहब ठाकरे मजबूर, अभी किसी मंच से हिंदू हृदय सम्राट आपने सुना पूरे चुनाव में उद्धव ठाकरे जी ने कहीं पर भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं बोला। उसका कारण संजय जी एक एक करके सुन लीजिए, बीच में संजय जी एक सेकंड उनका जवाब पूरा हो जाए फिर मैं आपके पास बोलिए। पूरे चुनाव में कहीं पे भी उद्धव ठाकरे साहब ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानते थे कहीं शरद पवार न नाराज हो जाए, कहीं राहुल गांधी न नाराज हो जाए। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि हिंदुत्व के बेसिस पे बनी हुई यह पार्टी वह आज किस डर पे और किस राह पे चल पड़ी है और किसके गोद में जाकर बैठ गई है, ये महाराष्ट्र की जनता जवाब जल्दी संजय जी इसका जवाब फटाफट से। देखिए गोद में बैठी जो एनसीपी साहब ने गठबंधन की सरकार नहीं बनाई थी क्या? आज एनसीपी अजीत पवार लेके नहीं बैठे हुए क्या? हम अगर गठबंधन कर ले तो हम तो बेकार हो गए, गलत हो गए। अब आप पीडीपी गठबंधन कर ले, जेडीपी गठबंधन कर ले, कोई बात नहीं। समझौता बेकार बात, नोट के वाले नोट खरीद रहे हो, चुप रहिए आप, अब चुप रहिए, चुप रहिए। रत्नाकर जी आप सुनिए एक बार, रत्नाकर जी सुनिए, एक बार सुनिए। सुन लीजिए, क्या मोदी जी में पावर नहीं बची क्या? मोदी जी विश्वास नहीं बचा वोटरों का जो आप नोट बंटवा रहे हो? नहीं, हम लोग विचारधारा के बीच में कभी समझौता नहीं। मुद्दे पर आते हैं ना संजय जी, पार्टी की आइडियोलॉजी के कारण ही शिवसेना के साथ में लोग एकजुट होते थे, ये बात तो फैक्ट है ना संजय जी। आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी के बिहाफ पर ही लोग आपके साथ जुड़ते थे ना। ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप लोग हिंदुत्व की बात करते थे और उसी आधार पर लोग आपके साथ कनेक्ट होते थे। ये किसका स्ट्रॉन्ग आधार है कि नहीं? आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी है कि नहीं? नहीं, साबिर साहब पूछे, सुन लीजिए पहले, आप ज्यादा ज्ञाता ना बने। हमारे साबिर साहब मंत्री नहीं थे क्या? साबिर साहब हमारे मंत्री नहीं थे क्या? क्या उन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी बाला साहब ठाकरे ने? और वो कहते थे मैं जात पात का, मैं कैसे सुनाऊंगा आपको, कैसे सुनाऊं? बाला साहब क्या कहते थे? देखिए हवाबाजी नहीं करनी चाहिए संजय जी। मैं उस बात पे नहीं जा रही, मैं आपसे आपकी पार्टी की एक बार आइडियोलॉजी पूछ रही हूँ। आपकी पार्टी की बाला साहब ठाकरे जो बात किया करते थे उस आइडियोलॉजी की मैं बात पूछ रही हूँ। वो तो यही थी ना, आप लोग हिंदू हृदय सम्राट की बात करते थे। उद्धव ठाकरे क्या आज आपकी पार्टी सेक्युलर पार्टी हो गई है क्या? मैं वो पूछ रही हूँ, क्या आज आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी ये जो बात कह रहे हैं वो ये कि क्या आज आप सेक्युलर हो गए हैं क्या? सरकार बनने के बाद हम दो चीजें पूछना चाहूंगा संजय जी। एक बात बड़ा क्लियरली पूछी जा रही है ना, देखिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि क्या गठबंधन में आकर आपकी पार्टी सेक्युलर बातें करने लगी है? क्या आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी सेक्युलर हो गई है क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जब राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए थे क्या? इन्होंने क्या किया उस पर बात नहीं जा रही ना, उस पर ये जवाब देंगे। नहीं पीडीपी, लेकिन पहले अपना तो बताइए ना सर। ये सवाल है, क्या आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी सेक्युलर हो गई है क्या? क्या आज आप लोग सेक्युलर होने की बातें करने लगे हैं क्या? इनका देखिए बड़ा, सुन लीजिए पूजा जी, इनका बड़ा मोमू है। सुप्रिया सूले पे सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाते रहे और शाम को आरोप खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? मेरे सवाल का जवाब से आप बच रहे हैं। डॉक्टर पुनीत त्रिपाठी, ठीक है, वो कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। बिना चैनल ने जांच किए ये डिबेट क्यों चलाई सुप्रिया सूले पे? क्यों उनको भड़काने के लिए जनता को कि साहब नहीं सुप्रिया सूले भी अगर हमारे नोट में पकड़े गए हैं तो ये भी 150 करोड़ पैसा लेके आए थे। ये क्या चीजें हैं? ये यही सब दिखाता है। एक सेकंड बताइए रत्नाकर जी, आप उनको चोर कहें, वो आपको चोर कहें, और फिर ये जनता के सामने तो तस्वीर साफ हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का पैसा चुनाव में यूज किया और आपके नेता कैमरे पर कैद होते हैं नोट बांटते हुए, तो फिर आप फर्क साफ है कि जो बात करते हैं वो कैसे फर्क साफ है? पूजा जी देखिए, वो कैमरे पे जो कैद हुए हैं हमारे नेता को नोट बांटते हुए कैद नहीं हुए, पहली चीज।
वहां पे वंचित विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हाथ में नोट लेकर जो है पकड़े गए हैं। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण जो टेक्निकल पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि है वहां भाई पे यार, जो ये उनकी आरोप बातें लगा जो रहे नहीं थे है कि 5 और करोड़ वंचित विकास कैश आघाड़ी के लेकर नेता के पकड़े विनोद गए, तावड़े जी क्या पहुंचे है? हैं, झूठ बोलते हो कहीं यार, पे शर्म भी नहीं वो आती? 5 करोड़ अरे कैश शर्म बरामद करो नहीं भाई, हुआ है। शर्म और वो करो, जो कैश शर्म करो। बरामद हुआ है अरे वो डूब भी, मना जी, और तुम लोग डायरी नोट जो बांटते हो, बरामद हुई है वो भी ये कथा कथित नोट बांट चोरी के वोट खरीद बता रहे हो। रहे हैं डॉक्टर कि पूजा चोरी त्रिपाठी, अमित शाह तरीके मोदी से यहाँ का से डॉक्टर बरामद पूजा हुआ है। त्रिपाठी, इसका ये क्या पूरी जवाब है? इसका जवाब ये है कि क्रिप्टो करेंसी वाला जो ऑडियो टेप है वो प्रूव हो चुका है कि वो फेक और एआई जनरेटेड था। पर अभी आप अपने महासचिव विनोद तावड़े जी को बरी कर रहे हैं। पर ये बताइए, साठे जो नासिक में 2 करोड़ कैश के साथ सीधा सीधा पकड़ाए थे इलेक्शन पोलिंग के एक दिन पहले, उस पे इनका क्या स्टैंड है? आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या सेक्युलर होना इस देश में गाली हो गई है? और क्या हिंदुत्व में बपौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है? इनकी आइडियोलॉजी मैं आपको बताती हूँ, इनकी आइडियोलॉजी है सिर्फ पैसा। पैसा देके एमएलए खरीदना, पैसा देकर करप्शन करना कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने पहले इनॉग्रेट करते हैं, जमीन पर गिर जाती है। पैसा लेके सारी इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से गुजरात भेज देना और पैसा खा जाना। ये 6,000 रुपए पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी सोयाबीन के किसानों को 6,000 रुपए का एमएसपी प्रॉमिस कर रही है और पिछले 3 टर्म से ही हुआ नहीं है, इन्हीं की सरकार है। तो इनकी आइडियोलॉजी है सिर्फ पैसा लेके लोगों को बेरोजगारी के दंश में झेलना, महंगाई के दंश में झेलना, हमारे महापुरुषों की इज्जत नहीं करना, यही है इनकी आइडियोलॉजी का। और हिंदुत्व पे कहीं पर भी, हमारा हिंदुत्व कहीं पर भी हमें बटोगे तो कटोगे जैसे विध्वंसक नारे नहीं दिखाता। और ये बात छोड़िए, अजीत पवार को तो एक दिन पहले ये 10,000 करोड़ का आदमी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मोदी, और दूसरे दिन उनको डिप्टी सीएम बना लेते हैं। आपकी बात नहीं करूंगी, पर इन्हीं के पार्टी के अशोक चव्हाण, इन्हीं के पार्टी के पंकजा मुंडे कहते हैं कि बाबा साहेब की और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे नहीं चलेंगे। तो कल जनता इनके बटेंगे तो कटेंगे को पूरी तरीके से नकारेगी, छत्रपति शिवाजी के सम्मान के लिए वोट देगी, अपने रोजगार के लिए वोट देगी, अपनी नौकरियों के वोट देगी, अपने किसानों की जो दुर्दशा है सोयाबीन के और प्याज के किसानों के दामों, आर्य रत्नाकर जी, आर्य जवाब दीजिए। हत्या हो रही है किसानों पर, उस पर वोट जी देगी। जी और बोलिए, तो मैं शुरू करूं। जनता वोट तो दे चुकी है, अब तो देखिए- नतीजों की बारी है। जनता ने किस पर देखिए, वोट दिया, अब तो इसको लेकर पिक्चर रिजल्ट क्लियर होगा। जो नतीजे आएंगे। हाँ ठीक है रत्नाकर जी, पूजा जवाब जी, देखिए, दीजिए। अभी एक जो कह रही थी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की बात कह रही थी। पूरे मोदी सरकार के कार्यकाल में कहीं भी एक भी मंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो तो बता दें या नाम गिना दें यहाँ पे। लेकिन मैं वहीं पे गिनाना चाहूंगा, कि यही झारखंड में जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहां पे इनके ही सांसद के पास 350 करोड़ वन रुपए बाय वन करके बरामद बात करते हुए। हैं ना, वन बाय वन। वो बाहर निकलते अब हैं, वो अब बिल्कुल सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए प्लीज। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। मैं वहीं पे झारखंड में जहां पे चुनाव हो रहा था वहां पे 350 करोड़ रुपए कैश जो है इन्हीं के सांसद, कांग्रेस के सांसद के यहाँ बरामद हुआ। और नोटों की मशीनें जो है गिनते गिनते वो वो गिन नहीं पाई, इतना नोट बरामद हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति हर जगह कौन करता है? कांग्रेस करता है। आज कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में सज्जाद नोमानी जो उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 17 मांगी इनसे, और वो 17 मांगे जो इन्होंने कबूल किया, जिसमें 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात भी कही। और आज भी देश की राजनीति हिंदू और 2012 मुसलमान के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि आज भी देश की राजनीति हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं आपके पास वापस लौटी। सुशील वकील साहब, 2024 के चुनाव में फिर भी मुद्दों की बात हो रही थी। हमने क्या किया, तुमने क्या किया, हम जनता को क्या देने वाले, हमारी सरकार क्या देगी, या तुम्हारी सरकार ने क्या छीना है। लेकिन इस बार तो कुल मिलाकर इनका घोटाला, उनका घोटाला, या फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, या फिर कोई संविधान की दुहाई देता नजर आया, कोई एक रहेंगे नेक रहेंगे की दुहाई देता हुआ नजर आया। कि चुनाव का एजेंडा हरियाणा विधानसभा चुनाव ने पूरा बदल कर रख दिया क्या? और जो 2024 में नुकसान हुआ, क्या उसने पूरा का पूरा चुनावी एजेंडा बदल कर रख दिया क्या? देखिए पूजा जी, लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ यह हुआ कि बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ गई। वो उसी कारण से पड़ गई कि जो एक समूह के वोटरों ने अंत में फैसला कर दिया कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, या जो उनको कहा जाएगा किसको डालना उसके बाद नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो वोटिंग का पैटर्न था वो सारा चेंज हो गया। इस बार वही हो रहा है कि जो ये हरियाणा में हुआ
हरियाणा में आखिरी दम तक कांग्रेस से आगे चल रहा था, लेकिन योगी जी के वहां आने से, जो योगी जी ने वहां पर सेम बयानबाजी की, बटेंगे तो कटेंगे, इस बार जुड़ोगे नहीं तो ये आगे देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट आवर पे जो हरियाणा के इलेक्शन का यह था, वो रुख चेंज हो गया, कांग्रेस के बदले बीजेपी आगे आ गया, क्योंकि उसका बहुत श्रेय जाता है योगी जी को। सेम चीज हो गया जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन थे, जम्मू में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, योगी जी वगैरह जहाँ उन्होंने भाषण कर दिया, जम्मू में पूरा 100% या 180% तक कम से कम बीजेपी वोट लगी। उसके मुताबिक कश्मीर में जो है, कश्मीर में भी पोलराइजेशन होगी, बीजेपी को एक सीट नहीं मिली, कुछ वोट नहीं मिले। सेम चीज इस बार क्या हो गया, इस बार क्या इलेक्शन हो रहे, चाहे झारखंड में हो रहे, इंडिया में कहीं भी हो रहे हैं, अब वो मुद्दे पे नौकरी नहीं मिल रही है, या अपना मकान नहीं मिल रहा, पानी बिजली पानी नहीं मिल रहा, अब मुद्दे सारे यही खड़े हो गए। अब बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये चीज है, क्योंकि इनके पास कोई पिछले 10 साल में कोई ऐसा बड़ा ये नहीं हुआ, कांड नहीं हुआ, या कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया, बाकी से नहीं पकड़ा गया। अब पूजा जी जैसे कर रहे हैं, मोदी जी करप्शन कर रहे हैं, लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप इनको पता नहीं होगा 18-20 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उस टाइम ये झारखंड के कुछ ये थे, या शिबू सोरेन जी थे, कुछ एमपी को उन्होंने खरीद फरोख्त लेके नरसिम्हा राव की सरकार बचाई, जिसमें बाद में पाया जगह जो उनके मेंबर्स थे उनको फ्लैट दिए गए थे, कैश दिया गया था। इस 10 साल में कोई इसी जगह ऐसा कोई एमएलए या कोई मेंबर पार्लियामेंट ऐसे नहीं पकड़ा गया, या किसी ने ये नहीं को बोला कि मेरे को पैसे दे गए या कुछ लालच दिया गया, उसकी वजह से मैं चेंज हो गया। ये तो ये जो अपोजिशन के ये कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं एलिगेशन, प्रूव नहीं हो रहा है। एलिगेशन की राजनीति तो होती रही है। सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर जनता के फैसले की अब घड़ी आ चुकी है। जनता ने क्या फैसला किया है, इसके लिए कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार किसकी बातें जनता के मन को रासाई